Good morning, everyone. Welcome to Reliable. I am C.S. Sharma, Departmental Head Physics. We are going to discuss about the analysis of first two papers of JEE Main 2022. ये जो दो पेपर हैं ये 24 जून को 24 जून को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किए गए। रिलायबल की टीम और रिलायबल के वो स्टूडेंट जिन्होंने कोटा में सेंटर लिया था उन्होंने मिल करके इस पेपर को पूरा रिट्रीव करने की कोशिश की। हम लोग मोस्ट ऑफ द पेपर को रिट्रीव कर पाए, लेकिन जितना हमें चाहिए था एक एनालिसिस के लिए उतना पेपर हमारे पास अवेलेबल है। इस एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिफ़िकल्टी लेवल, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इन वेरियस टॉपिक्स। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि 11th का पोर्शन ज़्यादा था या 12th का पोर्शन ज़्यादा था। हम लोग हर वो बात डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में जेईई मेन एस्पिरेंट्स के लिए काम की हो सकती है। तो शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेपर है विच हैज़ बीन हेल्ड ऑन 24 जून मॉर्निंग शिफ्ट 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा कि यूजुअल जेईई मेन का ट्रेंड रहता है कि क्वेश्चन ज़्यादातर आपके इजी या मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो जिन क्वेश्चंस को हम देख पाए, जिनको हम चेक कर पाए, 26 क्वेश्चंस हम लोगों ने एनालाइज किए। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि 14 क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी के थे और 12 क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट कैटेगरी के थे। अगर ओवरऑल आप डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल आता है 1.44। हम लोगों ने यहाँ पे एक स्केल बना रखी है। ये स्केल कई बरसों के जेईई मेन के पेपर्स को एनालिसिस करके बनाई गई है और इस स्केल से हम डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा लगाते हैं। यदि स्केल पे पेपर का नंबर आता है 3, इसका मतलब पेपर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर पेपर का नंबर आता है 1, इसका मतलब पेपर इज़ वेरी इजी। और 1 से लेकर के अगर 2 के बीच में कहीं ना कहीं आता है, इसका मतलब पेपर बैलेंस था, मॉडरेट लेवल का था। एक बच्चे को जेईई मेन के अंदर अच्छी रैंक लाने के लिए यदि 300 में से 200 मार्क्स भी आ जाते हैं तो उसकी रैंक बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब 67% अगर किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज का सपना आराम से देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आपकी जेईई एडवांस की कट ऑफ भी इजीली पार हो जाती है, प्लस आपको अच्छी एनआईटी मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा पेपर आपका ईजी था। यानी यदि आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस पे भी फोकस करते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चंस को यदि आप कर लेते हैं तो आप 200 मार्क्स आउट ऑफ 300 इजीली स्कोर कर सकते हैं। Along with this, you have option of selectivity in 30 questions of that paper. 10 जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो 10 केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो फिजिक्स के मैथ्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों, एक तरह से जेईई मेन में अगर देखा जाए तो 200 से 250 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई स्ट्रेटेजिकली काम करता है, फोकस रह के काम करता है, उसकी सेलेक्टिविटी अगर अच्छी है तो आराम से वो 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये पेपर भी इसी लायक था। आगे बढ़ते हैं। If we talk about the topics, so you can see that it is a complete distribution among all the topics except waves. यहाँ पर वेव के अंदर बस खाली वेव में मुझे लग रहा है फर्स्ट वाले पेपर में, हालांकि अभी तक 4 क्वेश्चन ढूंढना बाकी है। जो क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल हैं उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लगभग हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन था। यहाँ पर कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन था। नहीं, करंट का भी क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, ईएमआई का क्वेश्चन नहीं है, एसी का क्वेश्चन वहां पर आ गया। ऑल्दो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर इसको शामिल करते हैं हम लोग जनरली। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिज्म पे 2 क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे 2 क्वेश्चंस है। अभी 4 क्वेश्चन ढूंढना बाकी है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और हमको मिले। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन है। मैकेनिक्स का एक प्रॉपर वेटेज यहाँ दिख रहा है, काइनेमेटिक्स है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, इलास्टिसिटी है, ग्रेविटेशन है, आरबीडी है। यहाँ मुझे सेंटर ऑफ मास नजर नहीं आ रहा है बच्चों, उसके अलावा एनएलएम नजर नहीं आ रहा है और फ्रिक्शन तो मुझे दिख गया यहाँ पे। तो यहाँ जो मिसिंग टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास और एनएलएम। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का लगभग 10% वेटेज होता है, तो यहाँ पर फेयर वेटेज है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए मॉडर्न फिजिक्स में से। वेव ऑप्टिक्स में से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो नहीं है, आपके सामने है। यहाँ पर फिलहाल मुझे वेव्स का कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी स्कोप है, उन 4 क्वेश्चन में हो सकता है हो। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस
among the topics. यदि हम बात करें एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किसका कितना बड़ा पीस है. तो काइनेमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पीस है यहाँ पर, ये मैकेनिक्स का जो पोर्शन है. उसके अलावा 8% जो है आपका एटॉमिक फिजिक्स और 4% जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी 12% वेटेज आपका यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का आ गया. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 4%, करंट 8%. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा लगभग ये डिवाइडेड है पूरे फिजिक्स के अंदर. आगे चलें तो 11th के टॉपिक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हीट में आपके पास 2 क्वेश्चंस है, मैकेनिक्स में 11 क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस है, एंड देन यू हैव 1 क्वेश्चन इन फ्लूइड. सरफेस टेंशन पे मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है. इलास्टिसिटी विस्कोसिटी पे जरूर एक क्वेश्चन है. तो ये 11th का पोर्शन है. नाउ कमिंग टू 12th में मोरलेस सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैपेसिटर का कोई क्वेश्चन अभी इसमें नजर नहीं आ रहा है मुझे. उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फेयर वेटेज, ये क्वेश्चन था जो कि डिफ्रैक्शन पे था. अगर हम बात करें जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स की, तो फर्स्ट पेपर में मुझे यहाँ सेमीकंडक्टर का कोई क्वेश्चन अभी तक नजर नहीं आया. हो सकता है उस पेपर में ऐसा क्वेश्चन रहा हो, लेकिन जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस इसमें थे, जैसे कि कार्नो इंजन का क्वेश्चन था, जैसे कि डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था. If we talk about class-wise classification, then 56% portion was from class 11 and 44% portion was from class 12. Although it is expected to be almost 50-50 in both. So there are 4 questions. वो 4 क्वेश्चन आने के बाद प्रॉपरली पता चलेगा कि एक्चुअल परसेंटेज क्या था. लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने है उनसे हमने ये एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया. सो दिस वाज फर्स्ट पेपर. नाउ कमिंग टू सेकंड पेपर. सेकेंड पेपर में आप देख सकते हैं, सेकेंड पेपर में हम लोग यहाँ पर इजी क्वेश्चंस की संख्या है 17 और मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या है 9, यानी कि हम लोग यहाँ पर रिट्रीव कर पाए 26 क्वेश्चंस. 26 क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं मेजोरिटी यहाँ पर इजी साइड पर है. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के पेपर को कंपेयर करें तो सेकेंड शिफ्ट का जो फिजिक्स का पेपर था उसका डिफिकल्टी स्कोर आता है बच्चों 1.35, यानी कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट की अपेक्षा ज़्यादा आसान था. टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसी, ईएमएफ, ईएमआई, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो हर तरह से कवर्ड है. ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बीन आस्क्ड. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में फिर एक कार्नो इंजन का क्वेश्चन था जो कि मैंने देखा था उस समय. उसके अलावा मैकेनिक्स इज कवर्ड हियर. हालांकि मैकेनिक्स के अंदर यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इसमें आरबीडी अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ मास नज़र नहीं आ रहा, एनएलएम नज़र नहीं आ रहा, फ्रिक्शन नज़र नहीं आ रहा. तो हो सकता है कि उन बाकी 4 क्वेश्चंस में उनके कोई क्वेश्चंस हमें मिल जाए. मॉडर्न फिजिक्स का एकदम फेयर वेटेज है. यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर पे भी एक क्वेश्चन है. उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दिया जो कि जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स के क्वेश्चन थे. पीओसी, सेमीकंडक्टर, कार्नो इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रेफ्रिजरेटर, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो अभी तक सिर्फ जेई मेन में ही पूछे जाते हैं. डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वेटेज उन सबका यहाँ पे रहा. मॉर्निंग वाली शिफ्ट में वेव का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमको वेव का भी एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. तो देखा जाए तो सेकंड वाला पेपर और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड था और ज़्यादातर टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए. इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो वेटेज है वो हमको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि 8% वेटेज है. फिर वर्क पावर एनर्जी का इक्विवेलेंट वेटेज है, सर्कुलर का इक्विवेलेंट वेटेज है, काइनेमेटिक्स का 8% इक्विवेलेंट वेटेज है, बाकी सबका 4-4% इस तरह से वेटेज है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जेई मेन ने ज़्यादा पूछा और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको और फोकस करना चाहिए, चेक करके जाना चाहिए आपके अटेम्प्ट से पहले. नाउ कमिंग टू क्लास वाइज एनालिसिस. आप देख सकते हैं केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन हैं, कैलोरीमेट्री का 1 क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, इन सब के 2-2 क्वेश्चन. काइनेमेटिक्स के 2 क्वेश्चन, सर्कुलर के 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का 1 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी के 2 क्वेश्चन. ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और बेटर हो सकता था क्योंकि 3-4 टॉपिक इन्होंने छोड़े. अगर उन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेते तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता और मैकेनिक्स का वेटेज हो सकता है कि लगभग इतना ही रहता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा हो सकता था. यूनिट एंड डायमेंशन 1 क्वेश्चन एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वेव्स. कमिंग टू 12th पार्ट.
ट्वेल्थ वाले पोर्शन में दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग हर टॉपिक में से क्वेश्चन है। शायद ही कोई टॉपिक होगा जो 12 का यहाँ पे छूटा होगा। आई थिंक सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए हैं इन लोगों ने, बहुत बढ़िया कवरेज है। अगर हम बात करें 12th वर्सेस 11th, तो अभी तक के जो रिट्रीव्ड क्वेश्चन है, जो 26 क्वेश्चन है, उनमें 54% जो वेटेज है वो 12 का है और 46% जो वेटेज है वो 11th का है। ये पेपर 12th वाली साइड थोड़ा ज़्यादा शिफ्टेड है, बट यस 4 क्वेश्चंस बाकी हैं। ओरिजिनल वेटेज उन 4 क्वेश्चंस के आने के बाद हमें पता चलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। इस वीडियो में आप उन दोनों पेपर्स के एनालिसिस को देख सकते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यदि आप इस साल जेईई मेन देने वाले हैं, जो कि जुलाई में अभी होने वाला है, यदि आपका जेईई मेन अभी आने वाला है, तो इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा वो सभी बच्चे जो नेक्स्ट ईयर जेईई मेन की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट ईयर जेईई मेन का एग्ज़ाम देंगे, उनको यहाँ से एक अंदाज़ा लगता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से टॉपिक्स पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम एंटायर रिलायबल टीम। थैंक्स अ लॉट। Good luck for your exam. Good luck for your preparation.